Jai Hind दोस्तों, I'm Kalki and I'm here to read the chapters of Geography of Class 6th, the book The Earth, Our Habitat. Let us start with the first chapter. As we know, the first chapter is the Earth in the solar system. Let us begin with that. First, I will read the text and thereafter explain you in Hindi. How wonderful is it to watch the sky after sunset? One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker just as the moon shines. दोस्तों, यहाँ पे ये बता रहा है कि कितना सुंदर लगता है जब हम आकाश को देखते हैं सूर्यास्त के बाद, है ना। हम पहले देखते हैं कि कई एक बूंद बूंद तरह का आकाश में दिखता है, उसके बाद वो नंबर जो है बढ़ जाता है और संख्याएं बढ़ जाती हैं, और फिर हम देखते हैं कि पूरा आकाश जो है उन बूंद बूंद से ही चमक रहा है, पूरा आकाश रात के समय, है कि नहीं। और हमने ये भी देखा है कि मतलब वो हीरे जैसे चमकते हैं। एंड उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कोई कोई ऐसे हैं जो ट्विंकल करते हैं, मतलब कि वो ऑन ऑफ या फिर चमकते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कोई जो है ट्विंकल नहीं, बस चमकते रहते हैं एक तरीके से ही, मतलब ठंड रुका हुआ रहता है। Next paragraph. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes, and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best, provided is it is clear, a clear night actually, ठीक है। सो ये क्या बता रहा है इस पैराग्राफ में, डैट हम आकाश में तारों के साथ साथ हम चांद को भी देख देख सकते हैं रात के समय, है कि नहीं। और उस समय हम ये भी देखते हैं कि जो चांद होता है कभी कभी अलग मतलब अलग अलग समय पे निकलता है, और उसका शेप भी अलग होता है, उसका पोजीशन भी अलग हो जाता है, बदलते रहता है ना। जैसे कि हमने देखा है कि जो फुल मून यानी कि पूरा जो गोल मून है हमें कब दिखता है, महीना में केवल एक बार, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल मून या फिर पूर्णिमा। और उसी के 15 दिन बाद हम लोग देखते हैं कि चांद दिखता ही नहीं है बिल्कुल, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमावस्या या फिर न्यू मून, ठीक है। तो तो उस रात को हम देखेंगे कि जिस दिन मतलब चांद दिख ही नहीं रहा है, तो हम पूरे आकाश को क्या, हम लोग आकाश को एकदम साफ साफ देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि चांद रहेगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट अगला पैराग्राफ, डू यू वंडर व्हाई कांट वी see the moon and all these bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये मतलब सोचने वाली बात है कि जो भी चीज़ें आकाश में हैं वो हमें दिन के समय क्यों नहीं दिखती है, ना चंद्रमा, ना तारे, ना कोई भी चमकीले वस्तु जो मतलब जो कि आकाश में है। तो ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि सूरज जो है इतना चमकता है कि उसकी रोशनी की वजह से बाकी चीज़ें हमें दिखती ही नहीं है। ओके, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो आकाश में सूरज हो, चांद हो, या जो भी चमक रहा है, जो भी चीज़, जो भी हम अंतरिक्ष में देख सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. ओके, तो ये क्या बोलता है कि कोई ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडी हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत विशाल होते हैं, गर्म होते हैं। तो वो उनके मतलब वो गैसेस से ही बने हुए होते हैं। उनके पास अपना खुद का ताप होता है, ओके, एंड खुद का प्रकाश होता है। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग बोलते हैं स्टार, यानी कि तारा। और हमारा सूरज जो है वो भी एक तारा ही है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light
and they look so tiny because they are very very far from us. तो यहाँ पे ये बता रहा है दोस्तों कि जो हमें चमकते हुए तारे दिखते हैं आकाश में रात के समय, तो वो एक्चुअल सूरज के ही जैसे होते हैं, लेकिन हम उसकी गर्मी को और उसके प्रकाश को उतने अच्छे से या फिर उतना क्लियरली नहीं देख सकते। क्यों? और वो एकदम छोटे दिखते हैं क्योंकि वो बहुत बहुत हमसे दूर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले पेज में। आप इस पिक्चर को एक बार देख लीजिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, you must have noticed that all objects look similar when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो आपको पता होगा कि हम जो भी चीज़ें दूर से देखते हैं तो किस तरीके से वो छोटी दिखती है कि नहीं? एरोप्लेन एक जो इतना विशाल होता है वो आकाश में जब उड़ता है तो वो भी छोटा दिखता है, करेक्ट? While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. Okay, these are called constellations. ठीक है? So Ursa Major or Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarshi. That Sapta means seven and Rishi means sages. It is a group of seven stars that forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in a family or neighborhood to show you more stars, okay, planets and constellations in the sky. तो दोस्तों इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि जब हम लोग आकाश को देखते हैं रात में तो हम अलग अलग मतलब पैटर्न्स देखते हैं। देखा जाए तो अगर तारों को मिलाएं हम तो कोई ना अलग अलग शेप बनता होगा, करेक्ट? तो वो जो शेप बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, ठीक है? और उनमें अर्सा मेजर जिसको बिग बियर भी बोलते हैं तो वो एक तरह का कॉन्स्टेलेशन है और बहुत ही फेमस है, जिसको हम लोग जिसको सप्तर्षि भी बोलते हैं। और 7 तारों से मिलके मतलब बनता है, इसलिए उसको सप्तर्षि बोलते हैं। ओके, सो तो जो दे तो वो अर्सा मेजर का एक पार्ट है मतलब देखा जाए तो। ओके, तो और भी बोल रहा है कि मतलब बाकी अपने घर में बुजुर्ग से पूछने के लिए और भी कोई दूसरा शेप जो बन रहा है तारों को मिलाकर। ओके, सो इन एंशियंट टाइम्स, okay, people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of Saptarshi. Look at the figure 1.1 just जो हमने देखा था. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. दोस्तों इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि पहले के ज़माने में मतलब पहले के समय में हमारे जो लोग थे जिनके पास कंपासेस नहीं था तो वो कैसे वो मतलब किस तरीके से वो देखते थे डायरेक्शन, मतलब कहाँ पे नॉर्थ या साउथ है, तो वो इन तारों की मदद से ही देखा करते थे। देखेंगे कि हम जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ दिशा में ही है जिसको हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है? तो वो हमेशा एक ही जगह स्थित होता है, एक ही दिशा में स्थित होता है, ये बता रहे हैं। उसको हम लोग लोकेट कर सकते हैं सप्तर्षि की मदद से। ओके, यही था इसमें। अब हम आगे चलते हैं। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर lit by the light of the stars. Okay, such bodies are called planets. The word planet comes from the Greek word that is planetia, which means the wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. Okay, if we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to the shining just as the moon. Okay, the moon that we see is a sky. Okay, the moon that we see in the sky is a satellite. Okay, it is a companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 8 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their own moons too. दोस्तों मैं दोनों पैराग्राफ को एक साथ बताने वाला हूँ। तो ये क्या बता रहा है कि कोई ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडीज है, हमने देखा था सेलेस्टियल बॉडी जो भी अंतरिक्ष में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, करेक्ट? तो कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास अपना खुद का ताप नहीं है, यानी कि हीट नहीं है और लाइट नहीं, यानी प्रकाश नहीं है। तो वो जो है उनमें प्रकाश आती कहाँ से? तो उनमें प्रकाश ये तारों से आती है, जैसे सन हो गया, ठीक है? तो उनको हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं। तो ये प्लैनेट जो शब्द है ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसको प्लैनेट बोलते हैं। उसका मतलब वंजरस मतलब जो घूमने वाला होता है, ओके, विच रोम्स अराउंड। ओके, तो जो हमारा अर्थ है वो भी एक ऐसा प्लैनेट जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। तो ये सारा अपना हीट एंड लाइट किससे मिल लेता है? तो सन से, यानी कि सूरज से, जो कि सबसे नज़दीकी तारा है हमारे पृथ्वी से, करेक्ट? अगर हम अर्थ को यानी पृथ्वी को दूर से देखते हैं तो हम
ओके। तो हमें ये पता चलेगा क्या, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून। तो हमारा जो पृथ्वी होता है वो चंद्रमा की तरह ही चमकता हुआ दिखता है अगर हम लोग दूर से देखते हैं तो। अगर हम लोग चंद्रमा पे जाकर सूरज को मतलब पृथ्वी को देखते हैं सूरज के साथ, तो दिखेगा कि हमें पृथ्वी हमारा चमक रहा है ना। तो जो हम चंद्रमा को आकाश में देखते हैं वो एक्चुअली में एक सैटेलाइट है, वो एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक सैटेलाइट है। तो वो जो है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिस तरीके से हमारा पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। एंड हैव द मून्स टू। तो कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जैसे कि मतलब हमारे सोलर सिस्टम में जिनके पास मून भी हैं। तो व्हाट इज सोलर सिस्टम, हम लोग अभी नीचे देख रहे हैं। ओके, द सोलर सिस्टम, the Sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids, okay, form the solar system. We often call it a solar family, okay, with the Sun as its head. तो यहाँ दोस्तों क्या बता रहा है कि सोलर सिस्टम में कौन कौन आते हैं। तो एक सूरज आता है और 8 प्लैनेट्स जो हैं वो आते हैं, और सैटेलाइट्स यानी कि चंद्रमा या फिर चंद्रमा जैसे और भी दूसरे चांद्स होंगे, तो उन वो सारे, और सेलेस्टियल बॉडी जिसको हम लोग एस्टेरॉइड्स या फिर मेटेरॉइड्स बोलते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें को हम एकत्रित करके इसको हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं, जिसको सोलर फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा फैमिली जिसमें सूरज जो है वो मतलब परिवार का नेता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे सोलर सिस्टम में, लेकिन उससे पहले इस पिक्चर को जो हमें मिस कर दिया था इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो किस तरीके से ये सन है, देन मर्क्यूरी, एंड देन वीनस, अर्थ, मार्स, देन एस्टेरॉइड बेल्ट, उसके बाद जुपिटर एंड सैटर्न एंड यूरेनस, एंड देन लास्ट इज नेपच्यून। तो ये सारे 8 प्लैनेट्स हैं, हमें दिख गया है, और बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग अब आगे चलते हैं। सबसे पहले द सन देख लेते हैं। The sun. The sun is in the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that tremendous heat is not felt so much by us because, despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. दोस्तों, इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि जो सन है यानी कि सूरज है वो हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है। ठीक है, वो बहुत बड़ा विशाल है, वो एक्सट्रीम हॉट गैसेस से ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पूरे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं यानी कि जितने भी ग्रह हैं, तो उनको पकड़ के रखा हुआ है, बाइंड करके रखा हुआ है। ठीक है, और चंद्रमा नहीं, सॉरी, सूरज जो है वो एकमात्र हमारा अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट के लिए। ओके। तो वो जो इतना इतना जो ताप है हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि हालांकि वो मतलब सबसे नज़दीकी तारा है, लेकिन इतना भी नज़दीक नहीं है, क्योंकि वो देखा जाए तो कम से कम 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे पृथ्वी से। नेक्स्ट आते हैं प्लैनेट्स। सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ओके, तो ये देखिए मैं दोस्तों बता रहा क्या कि 8 प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में हैं, और वो सूरज से दूरी मतलब बढ़ती हुई दूरी के क्रम में इस प्रकार हैं। कौन कौन है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो देखिए, एज एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, तो किस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं? माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ओके दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. Okay, these paths are elongated, they are called orbits. Mercury is the nearest to the sun. It takes only 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as the Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Till recently, August 2006, the Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of these international astronomical union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, okay, let's say the Ceres 2003 UB 313 discovered in recent past, may be called dwarf planets. Gentlemen, इस दोनों पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 8 प्लैनेट जो हैं
वो सोलर सिस्टम के सूरज के चारों तरफ चलते हैं, वो फिक्स्ड पाथ फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि वो कहीं भी घूम जाएंगे, है कि नहीं। सो जो सबसे ये जो एलोंगेटेड पार्ट है, यानी कि एक्चुअली इसका जो शेप है वो एलिप्टिकल होता है, तो वो उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। तो मर्क्यूरी जो है वो सबसे नज़दीक में है, सबसे नज़दीक में है सूरज में, और वो केवल 88 दिनों में ही पूरा एक राउंड, यानी कि सूरज के चारों तरफ एक राउंड वो पूरा कर देता है 88 दिनों में, ठीक है। सो वीनस जो है वो बिल्कुल अर्थ का ट्विन, यानी कि अर्थ का मतलब पृथ्वी का जुड़वा बहन कह सकते हैं, या फिर जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि उसका साइज़ जो वीनस का है और शेप जो है बिल्कुल सेम है अर्थ के जैसा ही, हालांकि मरकरी काफ़ी छोटा है, ओके। तो ये कहा जा रहा है कि अगस्त 2016 तक जो प्लूटो है उसको भी एक प्लैनेट ही माना जाता था, उसको भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में जब हाँ मतलब हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो पता चला कि उसको मतलब प्लैनेट नहीं माना गया, उसको इंस्टेड उसको ड्वार्फ प्लैनेट माना गया, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं द अर्थ पर, ओके। द अर्थ इज अ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड at the poles, this that is why its shape is described as a geoid. Got it? Geoid means an earth like shape. तो दोस्तों इस छोटे से पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि हमारा जो पृथ्वी है वो सूरज के तीसरे नंबर पे आता है, मतलब नज़दीकी में देखा जाए तो पहले आ गया मर्क्यूरी, देन वीनस, उसके बाद पृथ्वी है, दैट्स अर्थ, है कि नहीं। तो इसका लेकिन जो साइज़ है वो पाँचवें नंबर पे आता है, ओके, इज फिफ्थ लार्जेस्ट। एंड हमारा जो पृथ्वी है वो पोल्स के पास फ्लैटेंड है, मतलब थोड़ा सा दबा हुआ है। अगर आप एक गेंद को दो उंगलियों से पकड़ के, है ना, और उसको दबा देते हैं तो उस तरह से फ्लैट से हुआ हुआ है, तो इसीलिए इसके शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोइड। तो जियोइड का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक शेप, ठीक है। मतलब ये नामकरण जो है हमारे अर्थ के शेप को ही देख के बनाया गया है। अब हम लोग अगले पैराग्राफ में चलते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो ये क्या बोला, द अर्थ is neither too hot nor too cold, okay, it has water and air, okay, which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is unique, okay, is a unique planet in the solar system. तो ये क्या बता, from the outer space, sorry, the earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. तो जेंटलमैन यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट हमारा एक प्लैनेट अर्थ ही एकलौता ऐसा है जहाँ पे कंडीशन है वो फेवरेबल है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। बाकी और क्योंकि अर्थ हमारा जो पृथ्वी है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, और इसके पास पानी है, ओके, पानी और हवा है, ओके, जो कि कोई भी जीव के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वेरी एसेंशियल है, ओके। एंड इसमें हवा में देखा जाए तो लाइफ सपोर्टिंग जो गैस है ऑक्सीजन, वो तो चाहिए चाहिए, उसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो इसके वजह से एक जो हमारा अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट बन जाता है, ठीक है। अगर हम बाहर के स्पेस से अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीले रंग का दिखता है, वो इसलिए क्योंकि 2/3 भाग जो है वो पानी से ही भरा हुआ है हमारा पृथ्वी, तो दैट इज़ द ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट, द मून। The our earth has only one satellite, that is the moon, okay. Its diameter is only 1/4 that of the earth. It appears so big because it is nearer to our planet, okay, than other celestial bodies. It is about uh, that is 384,400 kilometer away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon, ओके। तो जेंटलमैन इसमें क्या बता रहे हैं इस पैराग्राफ में, दैट हमारे पृथ्वी का केवल एक सैटेलाइट है। मेरे दोस्तों आपने शायद ऊपर देखा होगा उस पिक्चर में भी जो हम दिखा रहे थे पेज नंबर 2 में, दैट या मर्क्यूरी एंड वीनस का कोई भी मून नहीं है। देन द थर्ड प्लैनेट हमारा पृथ्वी है, तो उसका एक ही मून है, एक ही सैटेलाइट है जिसको हम लोग द मून बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें इतना इसलिए इतना बड़ा दिखता है क्योंकि वो सबसे नज़दीकी सेलेस्टियल बॉडी है। तो इसका जो दूरी है लगभग 3,84,400 किलोमीटर ही है हमारे से, ओके। और इस तरीके से हम लोग मतलब देखेंगे तो किस तरीके से सूरज जो है हमसे काफ़ी दूर हो गया और चंद्रमा बहुत पास हो गया, ओके। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 days. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, okay. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. The moon does not have conditions favorable for life. It has neither water nor air. It has mountains, the plains and depressions on its surface.
These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe the shadows. Okay. So gentlemen, यहाँ पे क्या बता रहा है इस पैराग्राफ में, दैट जो सूरज सूरज के चारों तरफ हमारा पृथ्वी घूमता है, करेक्ट, लेकिन पृथ्वी अपने जगह भी घूमता है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में उतना ही दिन लगाता है, मतलब सेम स्पीड से घूमता है जिस स्पीड से पृथ्वी अपने खुद के कक्ष में घूमता है। तो वो लगभग 27 दिन लगाता हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसलिए हमें हमें जो पृथ्वी पर से अगर हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो केवल चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है, एक ही पार्ट दिखता है, यानी कि उसके पीछे वाला पार्ट नहीं दिखता है, क्योंकि दोनों का स्पीड मैच हो जाता है कि नहीं। तो जो चंद्रमा पर है उस पे कोई जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमें पता है कि पानी नहीं है और हवा भी नहीं है। हालांकि अभी हाल फिलहाल हमारे साइंटिस्टों ने बहुत रिसर्च करके पता भी लगाया कि हाँ, वहाँ पे कभी ना कभी पानी रहा होगा, है ना। तो वो तो खैर प्रेजेंट की बातें हैं। तो वहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, मतलब देखा जाए तो पहाड़ भी हैं। ओके। और दीज कास्ट, तो हमें इसीलिए उसकी वजह से शैडोज दिखते हैं, मतलब अगर सूरज का प्रकाश जो आता है तो वो तो दिखेगा ही ना, शैडो यानी कि परछाइयाँ। ओके। अगला हमारा एस्टेरॉइड्स है, चलिए देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो move around the sun. These bodies are called asteroids. Okay, they are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. तो ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं दोस्तों? ये एक तरह से मतलब अंतरिक्ष में पत्थरों जैसे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि तारा तारों और प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों और सैटेलाइट्स के अलावा, यानी उपग्रहों के अलावा और भी टाइनी बॉडीज़ जो पाई जाते हैं हमारे, है ना, जो हमारे सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है। सो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में ही मतलब पाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये एक्चुअली में बहुत साल पहले ये एक्चुअली एक प्लैनेट ही थे जो कि फट गए या फिर टूट गए किसी कारण से, और वही घूम रहे हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों चलते हैं मेटेरॉइड्स की पर। ओके। So the small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a halo. तो ये क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, मेटेरॉइड्स के बारे में देख लेते हैं कि जो ये मेटेरॉइड्स होते हैं वो मतलब चट्टानों के या फिर पत्थरों के छोटे छोटे भाग होते हैं। ओके। जो चारों पृथ्वी ना मतलब पृथ्वी से होकर गुजरते हैं या फिर अंतरिक्ष में गुजरते हैं सूरज के चारों तरफ। ठीक है। तो उनको हम लोग मेटेरॉइड्स बोलते हैं। तो क्या होता है कभी कभी कि ये मेटेरॉइड्स जो पृथ्वी से गुजरते हैं वो पृथ्वी में ही घुस जाते हैं। ठीक है। तो जब पृथ्वी में आ जाते हैं, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं, तो वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि वो मतलब गर्म हो जाता है, फिर जलने लगता है, उससे आग निकल जाता है और उसमें से मतलब फ्लैश ऑफ लाइट हमें दिखता है कि नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो पूरी तरह से जलता भी नहीं है और हमारे पृथ्वी पे आके गिर जाता है। सो डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियरली स्टेरी नाइट? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स. This band is the Milky Way galaxy. Okay, in ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. Okay, there are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. जेंटलमैन, इस लास्ट पैराग्राफ में देखिए क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि आप कभी अंतरिक्ष में देखें हैं कि वाइटिश ब्रॉड बैंड मतलब एकदम गुच्छे में बहुत चमक रहा है बादल जैसा, है कि नहीं? तो ये हम कब देखते हैं? जब पूरा आकाश जो है क्लियर रहता है तब दिखता है ये। ठीक है। तो ये जो है क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, आपको पता है कि क्लस्टर मतलब तारों की गुच्छाओं को हम क्लस्टर बोलते हैं। तो उन तारों का गुच्छा जो है दिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस बैंड को हम लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। एक्चुअली ये हमेशा ही नहीं दिखता है और आप बहुत भाग्यशाली होंगे जो आपको ये दिख जाए, है ना।
तो हमारे पूर्वज समय हमारे भारत के जो लोग थे उसे बुलाते थे क्या, आकाश गंगा। वो इसलिए क्योंकि मतलब वो देखा जाए तो एक तरह से नदी है, प्रकाश की नदी है ना, इसीलिए उसको आकाश गंगा बोल दिए। सो व्हाट इज़ गैलेक्सी, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है। सो गैलेक्सी जो है वो एक ऐसा बड़ा सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, है ना, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस हैं, मतलब डेफिनेटली उसमें अलग अलग तरह के गैसेस हैं हमारे में। सो तो इस तरह से देखा जाए तो मिलियंस, कई मिलियन गैलेक्सीज हैं साथ में, तब जाके बनता है एक यूनिवर्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पूरे यूनिवर्स का मतलब ये डिसाइड अभी साइंटिस्ट अभी खोज ही रहे हैं इनफैक्ट, क्योंकि देखा जाए तो बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक अभी भी हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, करेक्ट। तो मतलब अभी उसका साइज़ कितना है अभी निर्धारित नहीं है और दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाता है, लेकिन हमें बस ये पता है कि हम और आप जो है इसी यूनिवर्स के पार्ट हैं। दोस्तों चलते हैं अगले पेज में। अच्छा, ये बस एक एक दे दिया है डायग्राम। देखिए किस तरीके से ये अर्थ है, हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, उसके बाद उससे बड़ा जो है सोलर सिस्टम, देन उससे बड़ा मिल्की वे गैलेक्सी, एंड मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ पे है, तो इज द यूनिवर्स में। दैट्स ऑल, यहाँ पे मैं चैप्टर को एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए। प्लीज़ ओके, मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग योर ज्योग्राफी प्रॉपरली। थैंक यू। दिस इज काल्की साइनिंग ऑफ। थैंक यू।